गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। आज 31st मीटिंग जो है वो पढ़ेंगे और उसके पहले एक डायग्राम दिया है। उसमें डायग्राम 1 से लेके 3C तक का पूरा ब्यौरा दिया है। तो आपका एक अच्छी तरह रिवीजन हो जाएगा कि डायग्राम 1, 2, 3A में क्या है, 3B में क्या है और अल्टीमेटली 3C क्या है। पर इससे पहले एक दो लास्ट मीटिंग की बात भी ज़रा सोच लेते हैं कि लास्ट मीटिंग में हमने देखा था पोज के बारे में, जहाँ अल्टीमेट पोज क्या है वो तारिया जी बताते हैं कि जब इनकमिंग इम्पल्स आता है और मेमोरी पैटर्न को नहीं मिलता है तो वहाँ एक अपने आप में ऑटोमेटिक पोज बन जाता है, वो रियल पोज है। अब उससे पहले हमने जो डिस्कोर्सेस पढ़े थे, डिस्कोर्सेस 1, तो पहली मीटिंग की थी वो पोज की मीटिंग थी अगर आपको याद हो तो। और उसमें पोज किस तरह करना है, कहाँ करना है, और एक महर्षि पतंजलि का योग सूत्र में से सूत्र भी दिया था जो पोज रिलेटेड था। अब सवाल ये है कि वहाँ जो उन्होंने पोज की बात की थी वो थोड़ी अलग थी और यहाँ जो पोज की बात की है वो अलग है। और यहाँ तो लास्ट मीटिंग में तो यहाँ तक कहते हैं कि पोज पॉसिबल ही नहीं है सिवाय कि इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी को न मिले तो ही पोज पॉसिबल है। तो फिर वो फर्स्ट मीटिंग में जो उन्होंने पोज की बात की थी वो क्या था? तो एक तो जो है कि ये वहाँ जो पोज का अर्थ हमें करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई जिसको हम नॉन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट या नॉन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस कह सकते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ भी थोड़ा पोज करना या इसको नॉन एक्सप्रेस करना भी इतना ज़रूरी होता है। कई बार हम गलत चीज़ें बोल देते हैं और जब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो भी कुछ गलत बोल देते हैं। तो कम से कम यहाँ ये जो है वो एलिमेंट्री पोज है, तो इतना नॉन एक्सप्रेशन से भी फ़ायदा होता है कि भाई एक जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में जो विचार बनते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक कंट्रोल आएगा या एक अवेयरनेस आएगी कि भाई मुझे ये नहीं बोलना है। तो एक अवेयरनेस की वहाँ शुरुआत होगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो गलत चीज़ हम एक्सप्रेस कर देते हैं और इसके कारण किसी को दुख लगता है, किसी को इसके कारण रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ना हो इसके लिए भी। और दूसरा ये है कि जब हम ज़्यादा एक्साइट होके कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा निकल जाती है। जैसे कि एक आदमी बहुत गुस्सा में है और कुछ अनाप शनाप बोलने लगा तो उस दौरान उसकी एनर्जी का वेस्ट ज़्यादा होता है। और जब अब कोई साधक है और इस मार्ग पर चलना है तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा एक्साइट होके कुछ गलत ना बोल दे, यहाँ पोज आ जाए। तो वो एलिमेंट्री पोज भी यहाँ काम का है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में एक जो इंट्रोडक्शन था वो एलिमेंट्री पोज का था, और जो लास्ट मीटिंग में जो उन्होंने अभी बात बताई वो तो अल्टीमेट या रियल पोज की, जिसमें वहाँ कोई विचार ही नहीं बनते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, वो पोज की बात थी कि ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी इसमें ऑक्टेव की भी बात आती है। अब ऑक्टेव का साइंस, ऑक्टेव की तो कई बार हमने थोड़ी थोड़ी बातें की है, पर ऑक्टेव का साइंस तो बहुत गहरा है और उसको हम हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं कि इंसिडेंट से लेके पूरा जीवन तक, और जीवन से लेके हमारा फर्स्ट जीवन से लेके लास्ट जीवन तक, मतलब मोक्ष तक का भी ऑक्टेव होता है। तो एक जीवन जो हमारा जो ये अभी प्रेजेंट जीवन है, तो हमारा जब जन्म हुआ, पहला सांस हुआ, तब से हमारा ऑक्टेव चालू हो जाता है और वो ऑक्टेव जो है वो फिर हमारा लास्ट सांस के ऊपर ख़त्म हो जाता है। और बीच में इंटरवल भी आते रहते हैं। कई बार कई लोगों का जो है वो ऐसे जीवन के अंदर ऐसी चीज़ बन जाती है कि जैसे कि अभी वो जाने वाले ही है
पर बच जाते हैं। तो ऐसे जो गैप आते हैं इसमें कई बार ऐसी चीज़ें बनती है और फिर वो उससे निकल जाते हैं और फिर आगे लाइट जाती है। तो इस तरह का एक जन्म से मृत्यु का तो एक ऑक्टेव है, पर एक ऑक्टेव ऐसा है कि जब हमने फर्स्ट टाइम जन्म लिया होगा, चाहे वो स्व में लिया होगा, क्योंकि इन्वोल्यूशन में अगर ऐसा समझे इन्वोल्यूशन क्यों कि भाई ये हम जो जनलोक से सब फर्स्ट एंट्री तो हमारी स्वलोक में हुई थी, फिर भूव में, फिर भू में, और फिर अभी इवोल्यूशन के अंदर हम भूव स्व, इस तरह हमारी यात्रा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जन्म स्व में लिया था तब से लेके फिर से वो इन्वोल्यूशन का था, और फिर से लेके जो इवोल्यूशन का स्व में जाते हैं, और जो हमारा लास्ट जन्म होगा उसके बाद हमारा मोक्ष हो जाएगा, फिर से जनलोक में चले जाएंगे। तो वो भी इतना बड़ा ऑक्टेव होगा कि जिसमें लाखों लाखों साल जो है वो हमारे गुजर गए होंगे, और उसमें वो ऑक्टेव चलता ही रहता होगा। तो अभी भी हमारा उस प्रकार का ऑक्टेव तो चालू ही है कि जिसके अंदर जब तक हम मोक्ष नहीं लेंगे तब तक वो ऑक्टेव ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह इसको हम सोच सकते हैं। फिर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से भी हम ऑक्टेव को देख सकते हैं कि भाई लोग स्पिरिचुअल इसमें आते हैं इस मार्ग के ऊपर, फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद में थोड़े वो ढीले हो जाते हैं, प्रैक्टिस कम हो जाती है। तो समझना है कि सारे ग के ऊपर आ गया व्यक्ति और अभी वो रुक गया है, अभी यहाँ उसको पुश की ज़रूरत है। तो उसको कोई अच्छी सिस्टम्स मिलती है या कोई गुरु मिलता है या कोई टेक्निक मिलती है तो उसकी साधना फिर से आगे जाती है, और भी आगे भी फिर म प ध के ऊपर आके फिर से भी रुक सकती है। तो वहाँ भी उसकी पुश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का ऑक्टेव आगे बढ़ता है। तो ये सब इंटरवल आते रहते हैं और हम लाइफ में भी महसूस करते हैं कि भाई कुछ समय तक साधना अच्छी चलती है, फिर ऐसे थोड़ी कम हो जाती है, डिली हो जाती है, फिर से पुश मिलता है। तो उस तरह वहाँ भी ऑक्टेव जो है वो काम करते हैं। तो ये हमें जो हम पढ़ते हैं उसको लाइफ में किस तरह वो नियम काम करते हैं उसको थोड़ा सोचना चाहिए, वो किस तरह अप्लाई होते हैं वो ज़रा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ जो एक समस्या के रूप में या एक प्रश्न के रूप में सारी चीज़ें लगती है, वो उसका जवाब हमें इन चीज़ों से मिल जाएगा। अब 31st मीटिंग की जो शुरुआत में एक डायग्राम दिया है वो 31st मीटिंग से रिलेटेड ही है। तो पहले ये देखते हैं, जिस तरह मैंने कहा इसमें डायग्राम 1 से 3C तक की इसमें बातें बताई है। तो पुरानी किताब में पेज नंबर 37 के ऊपर है, बहुत एकदम छोटे छोटे अक्षर है, तो ज़रा शांति से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले नीचे से शुरू करते हैं, डायग्राम 1 से चालू करते हैं और ऊपर की ओर जाएंगे। तो डायग्राम 1 में व्यक्ति के किस प्रकार के लक्षण हैं वो यहाँ बताते हैं कि नॉर्मल मास ऑफ पीपल विथ 2482 रेशियो। तो ये IESM जो सेंटर है, हम जानते हैं कि हमारा जो 4 सेंटर्स है और उसका जो रेशियो होता है उसको हम IESM कहते हैं। तो एक नॉर्मल मास ऑफ पीपल जो होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति का जो पूरा संसार के अंदर जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो मेंटल या ये जो रेशियो जो है सेंटर्स का रेशियो वो 2482 का रेशियो है। वेरी वर्ल्डली, वो लोग बहुत वर्ल्डली लेवल के ऊपर या भौतिक स्तर के ऊपर ही जीते रहते हैं, दुनियावी कामकाज में मशगूल रहते हैं। वेरी सेंसिटिव, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन टाइप ऑफ थिंकिंग, वो लोग सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात में एक्साइट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। तो ये सब होता रहता है। और उनका जो थिंकिंग होता है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में होता है, मतलब कि एक न्यूरल प्रोसेस के रूप में होता है, रियल थिंकिंग जैसा उसमें कुछ होता नहीं है, विचार बस ऑटोमेटिक आते रहते हैं मशीन की तरह। तो वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन उनका थिंकिंग की पैटर्न होती है। फिजिकल एंड और
अदर योगा प्रैक्टिसेस विल नॉट हेल्प टुवर्ड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। उन लोगों का जो प्रैक्टिस होती है वो फिजिकल और जो दूसरी जो योगा प्रैक्टिस होती है उसमें वो लोग मानने वाले होते हैं और उसके ऊपर ही ज़्यादा करते हैं। जैसे कि कई लोग जिंदगी भर खाली आसन प्राणायाम ही करते रहते हैं और आगे सूक्ष्म योग के अंदर जाने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। तो इस तरह के ये 2482 में भी अगर कोई शुरुआत करते हैं तो इस तरह के ही लोग होते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है वो कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में इतनी काम की नहीं है। गो फ्रॉम टीचर्स टू टीचर, फ्रॉम इंक्विजिटिवनेस, रीड बुक्स फॉर शोइंग ऑफ और फॉर फन। अब ऐसे लोग जो है वो एक उनका ये होती है कि टिक के साधना नहीं करते। एक मेथड पकड़ के या एक प्रैक्टिस को पकड़ के उसको ऊपर टिके रह के लंबे समय तक साधना करनी चाहिए। जब तक उसका एंड नहीं आता है तब तक साधना को स्ट्रेच करते जाना चाहिए। पर ये इन लोगों के अंदर नहीं होता है। वो अभी थोड़ा करेंगे, फिर दूसरे कोई गुरु के पास चले जाएंगे, वहाँ कुछ थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे, फिर वो लोग बहुत जल्दी उब जाते हैं और प्रैक्टिस से, और हमेशा वो नई प्रैक्टिस ढूंढते रहते हैं। तो ये तो कोई साधक का लक्षण ही नहीं है, ये तो भटकने वाली बात होती है। इससे कोई बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं होता है। तो और वो लोग एक जो है इंक्विजिटिवनेस से, मतलब कि जिज्ञासा के कारण वो लोग यहाँ से यहाँ भटकते रहते हैं और कुछ न कुछ करते हैं। कई लोगों को बहुत किताबें पढ़ने का भी शौक होता है, पर वो उसमें भी सिंसियरली कुछ सीखना पढ़ना तो कम होता है। शो ऑफ ज़्यादा होता है, एक दिखावा ज़्यादा उसके अंदर होता है। या तो फिर वो फन के लिए, मौज मज़ा या मनोरंजन के लिए ये लोग रीडिंग वगैरह करते हैं। और वो रीडिंग का उपयोग वो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं कि जो पढ़ा है वो जब किसी से बात करते हैं तो उसमें से वो बातें निकाल के इसने ऐसा कहा था, वो किताब में ये तो कोटेशन बार बार करते हैं। कई लोग हम देखते हैं ना कि कई लोग इस तरह के दोहे बोलते रहते हैं कि कबीर जी का देखो देखो, कबीर जी ने ऐसा कहा, इस दोहे में ऐसा है, उन्होंने रहीम जी ने ऐसा कहा है। तो इस तरह लोग शो ऑफ करते रहते हैं। तो वो कोई इससे साधना से कुछ लेना देना नहीं है। अब दूसरी बात है सीमिंगली इंटेलिजेंट, मोर ऑफ एनिमल कनिंग। अब वो लोग होशियार तो होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं वो, क्योंकि थोड़ा रीडिंग वीडिंग किया होता है तो थोड़ी बुद्धि भी है। पर बुद्धि के अंदर वो लेफ्ट ब्रेन ही ज़्यादा है, उसके अंदर कोई राइट ब्रेन या इंट्यूशन वगैरह नहीं होती है। वो लेफ्ट ब्रेन का ही तर्क का ज़्यादा उपयोग करते हैं और तार्किक बातें करते रहते हैं। और एनिमल कनिंग, मतलब कि जैसे पशु पक्षी के अंदर किस तरह की एक कनिंगनेस होती है, इस तरह की इन लोगों के अंदर एक कनिंगनेस होती है, एक लुच्चाई होती है कि किस तरह कोई चीज़ को किस तरह हड़प लेना है, ये क्या करना है। तो वो एक एनिमल कनिंग ये 2482 रेशियो वाले लोगों में होती है। अब इनके अंदर सेंटर वाइज देखें तो मणिपुर सेंटर जो है वो एकदम वो एक्टिव होता है, वेरी एक्टिव होता है और नॉट इंटरेस्टेड इन योगा और सच साइंसेस। उन लोगों को खास कोई योगा का साइंस में और दूसरे साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता है। जो कोई इंटरेस्ट है वो भी वो एकदम सुपरफिशियल लेवल का इंटरेस्ट इन लोगों के अंदर होता है। तो ये हो गई बात जो डायग्राम 1 वाले जिनका रेशियो है 2482। अब बात आती है डायग्राम 2 की, जिसका रेशियो हम जानते हैं 5:1 का है। तो वो वर्ल्डली पीपल विथ 5:1 रेशियो दैट फ्लक्चुएट्स एंड गोज डाउन टू 2482। अब ये भी वर्ल्डली लोग तो है, पर उनके अंदर एक ये है कि वो कुछ साधना करते हैं, प्रयत्न करते हैं और जो ये 2482 का रेशियो को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। तो वो थोड़े 5:1 का रेशियो है उसकी और वो प्रगति करते हैं, पर फ्लक्चुएट रहते हैं। कभी कुछ ठीक ठाक चला तो 5:1 के ऊपर भी पहुंच जाएंगे,
फिर कुछ गड़बड़ी आई तो नीचे आ जाएंगे, या फिर दोनों के बीच में वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो ये डायग्राम 2 वाले का लक्षण है। कभी एक अच्छे साधक जैसे वो दिखाई देंगे, कभी एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह एकदम जो 2482 वाले जैसे की तरह दिखाई देंगे। इस अलग अलग रूप में ये व्यक्ति दिखाई देते हैं, वो ये डायग्राम 2 वाले होते हैं। नॉट यस एस्टेब्लिश इन 5221, वो अभी पहुँचे नहीं है, 5221 के ऊपर एस्टेब्लिश नहीं हो गए। वो 5221 के ऊपर एस्टेब्लिश होते हैं तो उसके लिए उसके अंदर सत्वगुण का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और रजोगुण तमोगुण को कम करना ज़रूरी है। तो सत्व और रजोगुण तमोगुण उनके अंदर कम हो जाता है तो 5221 के ऊपर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो एक अच्छी स्थिति बन जाती है जब कोई 5221 के ऊपर एस्टेब्लिश होता है, तो जिसको हम अच्छा साधक कह सकते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स 3A कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अब उन लोगों का जो है वो जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो नोइंगली या अननोइंगली, मतलब वो जागृति पूर्वक या फिर अनजाने में वो 3A की ओर जाते हैं। तो एक बात देखो, हमारे जो ग्रुप है हमारा, उसमें बहुत सारे लोगों को ये बात ये लागू पड़ती है कि जो लोग सिंसियरली अभी कितने सालों से साधना अगर करते हैं तो वो लोग कॉन्शियसली करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं, मतलब थोड़ी सी मैकेनिकल भी होती है, फिर भी वो लोग धीरे धीरे करके 3A के स्टेज की और जा रहे हैं। तो हमारे ग्रुप में भी इस तरह के काफ़ी लोग हैं और इसीलिए यहाँ एक ऊपर एक पॉइंट भी दिया है कि मोस्ट ऑफ यू आर एट दिस पॉइंट गोइंग टुवर्ड्स 3A। तो उनके समय में भी ये तो जब उन्होंने लिखा तब उनके साथ में जो ग्रुप था उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि प्रैक्टिस करते होंगे अच्छी तरह और वो 3A की ओर जाने का प्रयत्न करते होंगे। तो आज भी यही चीज़ है, ग्रुप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 5221 में ठीक ठाक है और वो उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयत्न करते हैं, 3A की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। चेंज टीचर्स एंड रीड मैनी बुक्स। अब उन लोगों के अंदर भी थोड़ी एक ये वीकनेस होती रहती है कि प्रगति तो करते हैं पर एक पॉइंट के ऊपर कोई साधना 2-5 साल किया, उसके बाद में थोड़े वो लोग ये हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी कुछ और चीज़ करते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि वो लोग काफ़ी किताबें पढ़ते रहते हैं। तो जो लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं उसके अंदर उसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही है कि वो व्यक्ति को जो है वो जो पढ़ते हैं इसकी इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उसके अंदर वो विवेक नहीं है। जब व्यक्ति कुछ चीज़ पढ़ता है तो वो जुडिशियली उसको पढ़ना चाहिए, उसके अंदर एक विवेक होना चाहिए कि ये मेरे काम का है कि नहीं, कौन सी चीज़ मेरे काम की है। तो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और उसकी इन्फ्लुएंस में आके जो कुछ साधना अच्छी चल रही होती है उसको भी फिर चेंज कर देते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है, जो प्रगति होती है वो वहाँ रुक जाती है। तो ये हमें खास ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें पढ़ने का, जानने का, ये खास करके स्पिरिचुअल मार्ग के ऊपर ये चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरी कोई चीज़ है, साइंस में अगर कुछ पढ़ना है या उसके अंदर कुछ और चीज़ जानना है, एस्ट्रोनॉमी में जानना है, तो वो सारा हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप स्पिरिचुअल में साधना अच्छी तरह कर रहे हैं, फिर ये पढ़ा फिर वो पढ़ा और सडनली कुछ चेंज कर दिया, अभी इसके बदले में ये, तो फिर प्रगति नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये खास साधक को ध्यान में रखना है। अब इन लोगों में कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एंक्सियस फॉर साइकिक पावर्स। अब जो पावर्स होते हैं, जो सिद्धियाँ, तो कई लोगों के अंदर एक सूक्ष्म स्तर के ऊपर इसकी एक खेवना रहती है, उत्सुकता रहती है, या एक अंदर एक लालच रहती है। कई लोग स्पेशली इसके लिए भी साधना करते हैं कि भाई साइकिक पावर्स हमारे अंदर डेवलप हो जाए, तो हम कोई बड़े गुरु या बड़े व्यक्ति की तरह हम भी दिखा सके। तो ऐसी भी कई लोगों के अंदर सूक्ष्म इच्छाएं होती है, पर वो एक जो है वो बहुत पतन का रास्ता है।
क्योंकि जैसे ही साइकिक पावर्स आए और आपने इसका उपयोग किया तो बात खत्म हो गई, इस जन्म की साधना आपकी खत्म हो गई। तो ये एक बहुत डेंजरस स्थिति है। तो कई लोगों को ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होते हैं। अब उस व्यक्ति का जो है वो मणिपुर सेंटर जो है वो अभी थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है। मणिपुर सेंटर मोर देन हाफ एक्टिव, अभी आधे से भी ज़्यादा एक्टिव है, पर थोड़ा थोड़ा शांत होता जाता है जब इतना प्रयत्न करते हैं। और इन लोगों को यम नियम के अंदर थोड़े इंटरेस्ट पड़ते हैं। यम नियम इंटरेस्टेड इन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा ओनली। तो यम नियम, आसन प्राणायाम वगैरह जो लोग करते हैं फिजिकल लेवल के ऊपर, तो ये कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये हो गया डायग्राम 2। अब जो हमारा पहला लक्ष्य है 3A का, हम जो है वो सबको कम से कम 3A तक तो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि 3A का जो है वो अगर पहुंचते हैं, वहाँ एस्टेब्लिश होते हैं, तो वहाँ प्रत्यार की एक संभावना बन जाती है। तो प्रत्यार के जिनको भी प्रत्यार तक पहुंचना है उनके लिए ये लक्ष्य होना चाहिए कि 3A तक तो हमें इस जन्म में पहुंचना ही है किसी भी हालत में। तो 3A व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे कि सेटल्ड रेशियो ऑफ 5:1। अब उसके अंदर जो ये IASM केंद्रों का जो रेशियो है वो 5:1 सेटल हो गया। जो डायग्राम 2 में तो था वो फ्लक्चुएटेड था, कभी आता था कभी नहीं आता था। अब यहाँ जो है वो व्यक्ति के अंदर एस्टेब्लिश हो गया, सेटल हो गया 5:1। मतलब अभी वो उसका वो इतना नीचे नहीं गिर जाएगा या इतनी डामाडोल स्थिति उसकी नहीं बन जाएगी। एक स्थिति वो हमेशा बना के रखेंगे। प्री प्रैक्टिस स्टेजेस, तो ये जो है प्रत्यार के ऊपर पहुंचने की पहले की जो प्री प्रैक्टिस जो है वो स्टेज है। तो हम भी ये सब करते हैं जो तारिया जी ने बताया है, खास करके एडवांस प्रैक्टिस जिसमें फेज एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक और 5th फेज, ये सब जो है वो प्रत्यार में पहुंचने के लिए प्री प्रैक्टिस है। दूसरी भी प्रैक्टिस उसमें उपयोगी होती है। सेंसिटिविटी डेवलप येट सम सेंसिटिवनेस। अब उसके अंदर जो है वो मणिपुर चक्र क्योंकि थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, तो सेंसिटिवनेस जो है वो थोड़ी थोड़ी कंट्रोल होती जाती है, कम होती जाती है। और उसके सामने सेंसिटिविटी जो है, एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी, वो बढ़ती जाती है। तो ये एक अच्छी निशानी है, क्योंकि जितनी सेंसिटिवनेस कम होती इतना ही व्यक्ति के अंदर से नेगेटिविटी कम होगी। नेगेटिविटी को कम करना है तो अनिवार्य रूप से सेंसिटिवनेस को कम करनी पड़ेगी और सेंसिटिविटी को डेवलप करना पड़ेगा। लॉयल टू सम टीचर एंड रीड बुक्स जुडिशियली, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कोई जिसको हम फॉलो करते हैं उसको हमें लॉयल रहना चाहिए, एक वफादारी पूर्वक हमें फॉलो करना चाहिए। उसके अंदर कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि ये कहा है तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, या ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। श्रद्धा से के साथ में जो टीचर ने बताया है उस तरह वो करना चाहिए। और वो लोग जो किताबी पे पढ़ते हैं वो जुडिशियली पढ़ते हैं, उसके अंदर एक विवेक होता है, उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्या काम का है वो उसमें से वो निकाल लेते हैं। सीरियस अबाउट योगा प्रैक्टिसेस, और ये एक अच्छी क्वालिटी है कि योगा प्रैक्टिसेस के लिए वो काफ़ी सीरियस होते हैं। कहीं भी जाते हैं, बाहरगाम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पर अपनी प्रैक्टिस जो है उसको ब्रेक नहीं होने देते हैं, वो सीरियसली प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये 3A का, अब देखो ये 3A का स्टेज ऐसा नहीं है कि कोई ये लक्षण बताया है, पर बहुत वाइड है। कई बार तो उसमें एक जन्म भी कम पड़ता है, और 3A को कंप्लीट करने में तो बहुत सारे जन्म लगते हैं। 3A से 3B पर जाने में तो बहुत जन्म लग जाते हैं, पर हर एक जन्म में ये लक्षण जो है कुछ कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं व्यक्ति के अंदर। और उसकी दूसरी एक ये है कि स्टिल एनोडियस फॉर साइकिक पावर्स एंड हीलिंग पावर्स। अब ऐसे लोगों के अंदर भी, कई लोगों के अंदर थोड़ा साइकिक पावर्स और हीलिंग पावर्स के प्रति लगाव रहता है इन लोगों के प्रति।
कि थोड़ी साधना से थोड़ा साइकिक पावर्स आ जाए, दूसरों को हील कर सके, दूसरों की सारवार कर सके। पर ये इसकी कोई अपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति साधना के अंदर जाता है तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ही आती है। तो जैसे योग सूत्र हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भाई इसमें एक पूरा चैप्टर ही बताया है जिसको विभूति पाठ कहते हैं। तो सारी विभूति का मतलब ही सिद्धि या साइकिक पावर। तो सारा साइकिक पावर जो है ये मार्ग के अंदर अपने आप में आते ही जाते हैं, उसके पीछे नहीं पड़ना है, न उसका लगाव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि जीसस थे तो जीसस के अंदर एक हीलिंग पावर था, वो बहुत सारे लोगों को हील करते थे। उनके संपर्क में जो व्यक्ति आता था उनके दुख दर्द कम हो जाते थे, दूर हो जाते थे। तो ये सब अपने आप में ये व्यक्ति के अंदर डेवलप होता है। जब उसके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी ओरा डेवलप होती है तो अपने आप में उसके अंदर से जो ये किरणें निकलती है, रेडिएशन निकलते हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति को अपने आप में हील कर देते हैं। पर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए साधना करूं, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। अब ऐसी व्यक्ति के अंदर मणिपुर सेंटर बिकमिंग लेस एंड लेस एक्टिव। अब जैसे तावरिया जी बताते हैं कि भाई 2 चक्र है, एक मणिपुर चक्र और दूसरा है कुंडली चक्र, उसके साथ साथ में वो नेवल जो एरिया है उसके अंदर। तो मणिपुर चक्र जब तक एक्टिव रहता है तब तक कुंडली चक्र जो है वो शांत रहता है। जैसे जैसे मणिपुर चक्र शांत होता जाता है तो कुंडली चक्र जो है वो जागृत होता है। तो जैसा आपने देखा कि सेंसिटिवनेस है वो मणिपुर रिलेटेड है और सेंसिटिविटी है वो कुंडली चक्र रिलेटेड है। तो अभी ये 3A के स्टेज के ऊपर जो पहुंच गया उसके अंदर मणिपुर चक्र बहुत कम एक्टिव रह जाएगा और कुंडली चक्र अभी काम करना चालू कर देगा। और आसन प्राणायाम इंटरेस्टेड इन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा, तो उनके अंदर भी अभी थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट तो हो सकता है। तो जैसे डायग्राम 2 के अंदर भी, पर उसमें यम नियम के प्रति था, इसमें थोड़ा अभी आसन प्राणायाम और थोड़ा ऊपर उठे ऐसा कह सकते हैं। तो ये 3A का जो व्यक्ति है उसके अंदर ये सारे लक्षण हैं इसके अंदर। और यहाँ आसन प्राणायाम के पैरेलल तावरिया जी के सिस्टम में अगर हम देखें तो जो हम रिफाइनिंग करते हैं, फिर जो फेस की प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी फिजिकल एस्पेक्ट चाहे है, व्यक्ति का जब डेथ हो जाता है उसके बाद में कुछ समय के लिए जो वो भूलोक में रहता है, और खास करके तो वो एक ड्रीम स्टेट के अंदर ही व्यक्ति रहता है। और इस जन्म में जो घटनाएं जो वो जिया है उसके ड्रीम सारे वहाँ भूलोक में उस समय के अंदर जो वो वहाँ जो पीरियड में रहता है। नॉर्मली तावरे जी कहते हैं कि वो 52 डेज का पीरियड होता है, ऐसा ऊपर पद में कहते हैं, पर डिपेंड वो ऑन मैनी थिंग्स, वो थोड़ा लंबा कम हो सकता है। पर 52 डेज के बाद में वो फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया चालू कर देता है, ऐसे तावरिया जी पर्पज में कहते हैं। तो वो मानो कि 52 डेज है या कुछ भी है, वो पीरियड का किस तरह साधना के अंदर या कंस्ट्रक्टिव उपयोग किया जाए, वो व्यक्ति अगर 3A के ऊपर निकल गया है या 3A के अंदर अच्छी साधना जिसने की है, तो वो उसको वहाँ ये उपयोगी होगा वो चीज़ कि वो फिर ड्रीम स्टेट में नहीं रहेगा और वहाँ भी उसकी कुछ साधना, कुछ कामगिरी चलती रहेगी, ताकि दूसरा जन्म जब वो ले तो फिर से बचपन से जितनी कम उम्र से इसकी साधना चालू हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद में 3B के ऊपर व्यक्ति जाते हैं, जिसको तावर जी प्रत्याहार कहते हैं, इंटरेस्टेड इन हायर योगा प्रैक्टिस। तो ये जो 3B वाले जो साधक है वो प्रत्याहार के अंदर अब आ गया अच्छी तरह, और हायर प्रैक्टिस जो है उसके अंदर उसमें अभी इसको इंटरेस्ट है। अब उसके अंदर प्रत्याहार स्टेज
प्योर नोइंग, परसेप्शन, इंट्यूशन, सेंटर एक्टिव। अब इसके अंदर क्या लक्षण है कि उसके अंदर जो क्योंकि वो चिट्ठी के संपर्क में वो ज़्यादा रहता है वो व्यक्ति, तो वो उसके कारण क्या है कि प्योर नोइंग जो चिट्ठी की क्वालिटी है, प्योर नोइंग की वो क्वालिटी अभी इस व्यक्ति के अंदर भी आने चालू हो जाती है। उसका जो परसेप्शन है माने दर्शन है वो एकदम अलग होता है। जो हम 5 इंद्रिय से जो दर्शन करते हैं उससे परे का दर्शन वो कर सकता है। हम जो देखते हैं सुनते हैं वो सब 5 इंद्रिय से होता है, पर वो व्यक्ति जो है 3D में पहुंची हुई व्यक्ति जो है वो देखती है या सुनती है तो वो उसका कोई परसेप्शन अलग होता है, क्योंकि वो चीज़ वो कोई दूसरे डायमेंशन से वो देखता है या सुनता है। फिर उसके अंदर इंट्यूशन की सेंटर है, मतलब अंदर एक प्रेरणा का, अंतर प्रेरणा का वो सेंटर एक्टिव हो जाता है। तो अभी वो एक उसको हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है जीवन के अंदर कि क्या करना है, किस तरह करना है, साधना के बारे में भी, और दूसरी व्यक्तियों को किस तरह मददरूप बनना है, क्या करना है, किस तरह का साहित्य का निर्माण करना है, कोई ग्रंथ बनाना है योग के ऊपर या अध्यात्म के ऊपर, जिससे दूसरे लोगों को उसका फ़ायदा मिले, उसकी वो उसमें से वो गाइडेंस प्राप्त कर सके। ये सब इस ऐसी व्यक्तियों के अंदर होता है। क्योंकि इंट्यूशन से एक बात क्या होती है कि कई ग्रंथ ऐसे हैं कि जो प्योर इंट्यूशन से लिखे होते हैं, इस तरह हम देख सकते हैं। और ऐसा मैंने सुना है कि तावरिया जी जब सांगली जाते थे हर साल में एक बार, तो वहाँ वो एकांत में रहते थे और योग सूत्र जो उन्होंने लिखा था वो इसी तरह पूरा एक इंट्यूशन से, मतलब उनका अनुभव था, पर उनके वो कोई बुद्धि से नहीं लिखा था, वो कुछ हायर से वो कुछ अवतरित होता था, जो वो चीज़ को वो लेकर फिर वो लिखते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि योग सूत्र उनका पूरा यूनिक है, आज तक में किसी ने नहीं लिखा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये 3B के स्टेज के अंदर इस तरह की व्यक्ति के अंदर चीज़ें बनती हैं। मणिपुर सेंटर डोरमेंट। अब मणिपुर सेंटर सुसुप्त हो गया, शांत हो गया। अब उसकी गड़बड़ी या जो एनिमल नेचर है वो एकदम शांत हो जाता है व्यक्ति के अंदर, वो एनिमल की तरह कभी भी बिहेव नहीं करेगा। नीड्स नो टीचर व्हेन एस्टेब्लिश इन 3B, बिकमिंग बायोलॉजिकली कंप्लीट। अब ऐसे व्यक्ति को बाहर का गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चिट्ठी के संपर्क में रहता है, तो चिट्ठी का कम्युनिकेशन तो उसका होता है। दूसरा, अभी उसका आत्म तत्व है, उसका जो अंदर का गुरु है, वो उसका गुरु, अंदर का गुरु आत्म तत्व ही उसको गाइडेंस देना चालू कर देता है। तो यहाँ 3A तक तो बाहर का गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है साधक को। जब 3B के ऊपर पहुँचता है तो उसको न कोई ग्रंथ की ज़रूरत पड़ती है, न कोई गुरु की ज़रूरत पड़ती है, न कुछ सुनने की, न कुछ पढ़ने की, कोई सी चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो है वो जो समझना है वो सब सारी चीज़ें वो अंदर से ही समझ जाता है, और ये स्थिति के अंदर वो बायोलॉजिकली भी कंप्लीट हो जाता है। ये बायोलॉजिकल शब्द का मतलब खाली शारीरिक या खाली केमिकल लेवल के ऊपर नहीं है, पर फिजिकल और एस्ट्रल, या कहें कि फिजिकल या मेंटल, इस तरह का दोनों लेवल के ऊपर, शारीरिक मानसिक दोनों स्तर के ऊपर उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो कंप्लीट होते जाते हैं। अब वो जो यहाँ से आगे बढ़ेंगे 3B से, जो 3C का जो स्टेजेस है, वो 3C के स्टेज के अंदर धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह आते हैं। तो वो यहाँ से जो अब जब वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो एक तो चीज़ ये है कि यहाँ से ऊपर 3C में जाने के लिए इनर सेल्फ एज ट्रांसेंडेंटल टीचर, बायोलॉजिकली कंप्लीट, कॉन्शियस बर्ड, कॉन्शियस डेथ। अब यहाँ 3B के ऊपर जब कंप्लीट होता है तो एक तो ये वो इनर सेल्फ एज ट्रांसेंडेंटल टीचर, अभी उसका जो इनर सेल्फ है, उसका अंदर का
आत्म तत्व है वो उसका ट्रांसेंडेंटल टीचर बन जाता है। ट्रांसेंडेंटल टीचर मतलब जो इंद्रियातीत, कि जो जिसका गाइडेंस कोई इंद्रिय से नहीं आता है, कुछ सुनता है या देखता है तो इंद्रिय से नहीं होता है, उसका जो गाइडेंस अंदर से मिलता है वो इंद्रियातीत होता है, ट्रांसेंडेंटल होता है। और जिस तरह पहले देखा इस तरह बायोलॉजिकली कंप्लीट भी होता है। अब दूसरी एक चीज़ उसके अंदर बनती है, एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी उसके अंदर आती है कॉन्शियस बर्थ की और कॉन्शियस डेथ की। वो क्या है कि वो व्यक्ति जब चाहे तब डेथ को ला सकता है, और दूसरा जब नेचुरल कोर्स में डेथ आता है तो वो नेचुरल कोर्स में डेथ आने के समय वो पूरा सहोश होता है, जागृत होता है, उसको अनुभव होता है कि ये डेथ आया है और ये शरीर धीरे धीरे बंद हो रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस उस समय एकदम पूर्ण रूप से जागृत होती है, वो सब चीज़ महसूस करता रहता है कि अभी ये शरीर में ऐसा हो रहा है, ये नीचे से धीरे धीरे सब नमनेस हो रही है, अभी ये पार्ट नम हो गया, ये पार्ट नम हो गया, अब धीरे धीरे सर्कुलेशन बंद होता जाता है, ये सब हार्ट बीट बंद होते जाते हैं। वो पूरे बॉडी को सेंस करता रहता है, क्योंकि वो बॉडी नहीं है, बॉडी से परे है। तो वो अपने आप में बॉडी को सेंस करते जो मोमेंट के ऊपर बॉडी की प्रक्रिया ख़त्म होती है, उस मोमेंट के ऊपर वो जागृति पूर्वक इस शरीर को छोड़ के फिर आगे की ओर चला जाता है। उसको कॉन्शियस डेथ कहा जाता है, पूरी जागृति के साथ में सहोश। और उसको वो भी पता है कि अभी वो कहाँ जा रहा है। तो अगर वो एस्ट्रल में गया, एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर, तो उसको पता है कि देखो अभी मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में आया। और एस्ट्रल वर्ल्ड में जैसे व्यक्ति फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीज़ें देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, तो वहाँ जाके वो एस्ट्रल वर्ल्ड का अनुभव लेता है, सब चीज़ें देखता सुनता जो कोई है उसके पास वहाँ एक ही इंद्रिय होती है, 5 इंद्रिय नहीं होती, तो पर एक ही इंद्रिय 5 इंद्रिय का काम करती है। तो वो वहाँ फिर एस्ट्रल वर्ल्ड का या उससे भी एडवांस है तो स्वलोक तक वो जा सकता है और वहाँ का भी अनुभव ले सकता है। ये कॉन्शियस डेथ है। और जब जहाँ भी है वो एस्ट्रल में है, एस्ट्रल वर्ल्ड में है या मेंटल वर्ल्ड में, मतलब स्वलोक में है, वहाँ से उसको जब दोबारा जन्म लेना है और उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। वो 500 साल के बाद भी आएगा, 1000 साल के बाद भी आएगा या 5000 साल के बाद भी आ सकता है, क्योंकि अभी उसका कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ है, तो उसको जन्म तो लेना पड़ेगा। तो उसको उसके लिए वो अपनी मर्जी से वो उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है कि मैं कब जन्म लूँ। और ऐसी व्यक्ति वो देखती है कि भाई हालांकि पृथ्वी के ऊपर आना उनके लिए तो कंपलसरी नहीं होता है, पर कभी कभी वो लोग ऐसे पृथ्वी पर भी आते हैं कि कुछ जीवों को मदद करने के लिए या कुछ रिडम्पशन कहीं जगह पर बाकी हो तो उसके लिए वो लोग आते हैं। पर एक मकसद तो यही होता है कि दूसरे के लिए वो लोग ज़्यादातर आते हैं। और फिर उनकी साधना तो चालू ही रहती है अंदर से, और वो बाहर से मदद करते हैं। तो ये है कॉन्शियस बर्थ एंड कॉन्शियस डेथ। बहुत ऊंची भूमिका है। जिनको साधक जगत कहते हैं उसमें से भी शायद ही कोई व्यक्ति कॉन्शियसली डेथ को पा सकता होगा, इतनी ऊंची ये स्थिति है। 100 में से एक आध व्यक्ति या 1000 में से एक व्यक्ति भी कह सकते हैं, इस तरह की स्थिति ये है। अब ये व्यक्ति जब प्रत्याहार से समाधि की ओर जाएगा 3C के अंदर, तो वो उसके लिए 3 रास्ते हैं। एक जो है वो जिसको कहते हैं यहाँ कि रोड शॉर्टेस्ट, तो कब से शॉर्टेस्ट रास्ता, कम समय का रास्ता जो है, अगर वो लेना चाहता है या ले सकता है, तो वो फ्रॉम प्रत्याहार टू समाधि। तो पहला रास्ता जो है वो प्रत्याहार से समाधि का, वो डायरेक्ट प्रत्याहार में से समाधि। हालांकि उसके अंदर भी वो बीच में उसकी साधना धारणा ध्यान की तो रहती है, पर प्रमुख जो उसकी साधना होती है वो समाधि की रहती है, और उसके अंतर्गत वो धारणा ध्यान वगैरह आती है। जब दूसरा रास्ता जो है वो मीडियम रास्ता है, उसके अंदर उसका जो फोकस होता है वो ध्यान के प्रति रहता है, और ध्यान के द्वारा समाधि। और तीसरा जो सबसे लॉन्गर रास्ता है उसमें फ्रॉम धर्म प्रत्याहार से फिर
धारणा, और धारणा तो ध्यान, ध्यान तो समाधि। तो वो तीसरा रास्ता है। वो साधना इस तरह करेगा कि प्रत्याहार से धीरे धीरे करके धारणा का अभ्यास करेगा लंबे समय तक, कोई इवन कुछ जन्मों तक धारणा का अभ्यास चालू रहता है, फिर और कुछ जन्म ध्यान का अभ्यास रहता है, और बाद में समाधि का अभ्यास। तो ये तीसरा रास्ता है। तो वो व्यक्ति की अंदर की स्थिति या व्यक्ति के ऊपर वो निर्भर रहता है कि वो कौन सा रास्ता ले सकता है। कोई साधक ही होते हैं ऐसे बहुत इंटेंस कि जो डायरेक्ट प्रत्याहार से समाधि का रास्ता ले सकता है, बाकी तो धारणा ध्यान का रास्ता लेकर ही आगे जाना पड़ता है। और दूसरा भी यहाँ बताया है, इसमें भी रोड शॉर्टेस्ट, रोड मीडियम, और उसमें दूसरी तरफ बताया है कि रोड शॉर्टेस्ट डज नॉट टेक टू आश्रम लाइफ, फुलफिल वर्ल्डली ड्यूटी। अब वो किस तरह जीता है, एक तो ये साधना के बारे में, धारणा ध्यान के बारे में बताया। अब ये जो व्यक्ति है 3B से 3C के जाने पर जाने वाली व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, तो वो आश्रम लाइफ नहीं एक्सेप्ट करता है, वो जो वर्ल्डली ड्यूटीज जो है, क्योंकि वो साधक है और शायद गृहस्थी है, तो वो गृहस्थी की जो अपनी जिम्मेवारी है, उसकी जो वर्ल्डली ड्यूटी है, उसको वो फुलफिल करता है, और साधना भी इसकी होती है, और ये जो संसार की इसकी जिम्मेवारी है उसको भी वो निभाता जाता है। उसको वो तावड़िया जी शॉर्टेस्ट रास्ता कहते हैं। फिर दूसरा मीडियम रास्ता है जिसके अंदर टेक्स टू आश्रम लाइफ बट आफ्टर मिडल एज। अब वो आश्रम लाइफ को एक्सेप्ट करता है पर मिडल एज के बाद, मतलब थोड़ी जिम्मेदारी को ख़त्म कर लेता है। अगर बच्चे हैं तो थोड़े बड़े हो गए, अभी खास उसकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो ऐसे व्यक्ति अभी आश्रम लाइफ मतलब कि निवृत्ति मार्ग, एक अकेले रहकर साधना करने का जो है। आश्रम मतलब कोई ऐसे आश्रम में जाके रहकर ऐसा जरूरी नहीं है, पर निवृत्ति मार्ग जिसको कहा जाता है, इस तरह की वो अकेला रहकर साधना कर सकता है। और तीसरा रोड लॉन्गेस्ट टेक्स टू आश्रम लाइफ वेरी अर्ली इन लाइफ। तो जो लोग बहुत जल्दी बचपन से ही संन्यास ले लेते हैं या ऐसे एकांतिक साधना में चले जाते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, संसार का कोई और काम नहीं करते हैं, तो उसको तावड़िया जी बहुत लंबा रास्ता बताते हैं। तो इस तरह का ये भी एक प्रत्याहार से आगे का एक रास्ता है, मतलब बाह्य जीवन कैसा है और दूसरा साधना कैसी है। और ऐसी व्यक्ति जो है जब 3C के ऊपर जाती है तो लास्ट में ये फ्री फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, मतलब भू में से वो व्यक्ति मुक्त हो जाती है। फ्री फ्रॉम मोलिकुलर वर्ल्ड भूव, फ्री फ्रॉम मोलिकुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड स्वह। तो 3C का स्टेज है, वो एलिमेंट्री से लेके एडवांस तक का 3C का स्टेज है। और इसमें जब एडवांस स्टेज के अंदर फिर एक पॉइंट के ऊपर वो भू भुव स्व तीनों से बाहर निकलने की उसकी क्षमता आ जाती है। मतलब कि वो जहाँ से आत्म तत्व आया था, जो जनलोक से आया था, वो फिर से वहीं पहुँच जाएगा, तो उसकी यात्रा समाप्त होती है, वो उसका अंतिम जीवन होता है। और हो सकता है कि स्वलोक से डायरेक्ट ही वो वहाँ फिर जनलोक में चला जाए, या जहाँ हो वहाँ से वो जनलोक में फिर जा सकते हैं, तो वो उसका अंतिम जन्म हो सकता है। तो ये इस तरह का पूरा एक्सप्लेनेशन डायग्राम 1 से लेके 3C का दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डिटेल में दिया है, तो आप लोगों को अभी अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। नहीं तो फिर से पढ़ना, फिर से देखना, बार बार इसके बारे में ज़रा सोचना समझना, तो पूरा मार्ग क्या साधना है, हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना है, ये सिर्फ एक पेज के अंदर ये तावड़िया जी ने बता दिया है। बहुत अद्भुत चीज़ है, उसके ऊपर ज़्यादा मनन करना। अभी थोड़ा समय है तो जो मीटिंग पेपर्स है उसको पढ़ते हैं। 31st मीटिंग 12th अप्रैल 1984। डियर फ्रेंड्स, टुडे मे बी आवर लास्ट मीटिंग or at most we may meet one more time. Be therefore attentive and listen to whatever I have to say today. I have earlier
in the 30 and odd meetings said enough, and today I want to bring it to a certain pitch, to a culmination of what you should do and know. Read today's note over and over again, and only to give you an opportunity to understand better. We may need one more meeting to answer your questions. अब पता नहीं यहाँ तावरिया जी ने ये क्यों कहा कि ये अपनी अंतिम मीटिंग है और शायद इसके बाद में एक मीटिंग और लेंगे। हो सकता है उस समय उनका एक शायद ख्याल हो कि अभी 30 मीटिंग के अंदर बहुत कुछ कह दिया, अभी कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद उसके लिए वो कुछ पोज के लिए या कोई कारण होगा कि उस समय शायद ये बंद करना चाहते होंगे। हालांकि फिर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि फिर वो मई महीने में तो ऑलवेज़ वो सांगली जाते थे, तो उनका मई महीना में कभी भी वो मीटिंग नहीं लेते थे, फिर जून से फिर मीटिंग लेते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद में जून महीने की मीटिंग तो इसमें है, या शायद फिर उन्होंने ये निर्णय बदल लिया हो, ऐसा ज़रूरी लगा हो कि फिर से ये चालू रखते हैं। पर यहाँ जो है वो जो ये टाइटल आप देखोगे इसके बाद की इसमें, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेकंड सीरीज़। अब सेकंड सीरीज़ यहाँ से यहाँ तक तो फर्स्ट मीटिंग है, ये मीटिंग हम पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट सीरीज़ की है, पर उसके बाद की मीटिंग में वो सेकंड सीरीज़ उसको कहते हैं। तो पता नहीं कौन से ढंग से ये उस समय डिसाइड किया होगा। एनीवे वो कहते हैं कि भाई मैंने 30 मीटिंगों के अंदर और दूसरी भी मीटिंगों के अंदर बहुत सारा कह दिया है, और एक सर्टेन पीच तक, एक मुकाम तक मैं ये सारी चीज़ों को ले गया हूँ, एक पराकाष्ठा के ऊपर मैं ले गया हूँ, और ये मैंने बताया कि आपको क्या करना है और क्या जानना है। और आज की जो मीटिंग है उसको भी आप बार बार पढ़ना, ताकि आपकी एक क्लैरिटी अंदर बन जाए और आपके अंदर एक ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह आप समझ सको। इसके लिए एक आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और फिर अगर कोई दूसरे कोई प्रश्न है तो उसके लिए और एक मीटिंग बुक करने के लिए तैयार हैं। In order to enter the silence, that is to start the process of meditation, it is necessary to anchor human awareness and intelligence to a much higher degree of consciousness। अभी एक बहुत गहरा और ऊंची बात यहाँ बताई है, ये सीधी 3B की। अब आप वो डायग्राम को भी दिमाग में रखोगे तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ ये जो मेडिटेशन की बात करते हैं, मतलब ये डायग्राम 3B की बात कर रहा है कि इन ऑर्डर टू एंटर द साइलेंस, दैट इज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। तो साइलेंस यानी मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में एंटर होना या साइलेंस। तो यहाँ साइलेंस का मतलब जो है मन का मौन, खाली वाणी से बोलना बंद कर दिया वो साइलेंस नहीं है। मन बाहर से तो बोलना बंद कर दिया, पर अंदर तो डायलॉग मोनोलॉग सब कुछ चालू है, तो वो स्थिति कोई मेडिटेशन की हो नहीं सकती। हालांकि हमारे लिए तो ये भी चलता है, हम कहते हैं कि भाई मैं तो ध्यान में 1 घंटा बैठता हूँ, पर ध्यान में 1 घंटे में पूरे के पूरे 1 घंटा अंदर मोनोलॉग तो चालू ही होता है, उसमें कोई मन का साइलेंस नहीं होता है। फिर भी हम हमारे ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है, ये तो सब चलता है। इट इज़ नेसेसरी टू एंकर ह्यूमन अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस टू ए मच हायर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हमारी जो ह्यूमन अवेयरनेस है, हमारी जो व्यक्तिगत अवेयरनेस है, जागृति है, और हमारी जो इंटेलिजेंस है यानी कि बुद्धि या प्रज्ञा है, उसको जो हायर डिग्री की जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ हमें जोड़ना है। तो मेडिटेशन के अंदर ये चीज़ बनती है कि मेडिटेशन में खाली आंख बंद करके बैठे नहीं रहना है, उसको क्या करना पड़ता है, अपनी अवेयरनेस और इंटेलिजेंस को जो हायर कॉन्शियसनेस है उसके साथ में जोड़ना पड़ता है। तो हायर कॉन्शियसनेस का अर्थ ये 2 है। एक तो जैसे हम कहते हैं कि चित्ती का जो स्वरूप है वो भी हायर कॉन्शियसनेस का है, और आत्म तत्व जो है वो भी हायर कॉन्शियसनेस है।
तो वो मेडिटेशन के अंदर वो इसका हमेशा प्रयत्न रहता है कि वो किस तरह इसको एंकर कर सके। जैसे कि एक शिप या बोट खड़ी है तो उसको एंकर करना पड़ता है, इसी तरह हमें अपनी अवेयरनेस को वहाँ हायर कॉन्शियसनेस के साथ में एंकर करनी पड़ती है। वो मेडिटेशन है वो रियल मेडिटेशन है। इन आवर अर्लियर मीटिंग दिस थॉट हैज़ बीन एक्सप्रेस इन अ डिफरेंट मैनर। अब पहले भी ये बात उन्होंने बताई है, पर वो ज़रा अलग रूप से उसमें उन्होंने बताई है कि ये क्या है। साइलेंस स्टैंड्स फॉर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, इट इज़ नॉट मेडिटेशन इटसेल्फ हियर। अब साइलेंस क्या है? जो मौन जो है वो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, मतलब कि जो ध्यान की शुरुआत है। अभी वो ध्यान जिसको रियल ध्यान कहे वो भी नहीं है, ध्यान की एक शुरुआत की स्थिति जिसको कह सकते हैं, ऐसी स्थिति जो है वो साइलेंस है। तो यहाँ साइलेंस का अर्थ दूसरे ढंग से भी हम दूसरे रूप में देख सकते हैं कि ये मन का मौन मतलब क्या, कि अब हम जो है जब हमारे अंदर कोई इनकमिंग इम्पल्स आता है तो वो बिल्कुल हम उसको मेमोरी पैटर्न को मिलने नहीं देंगे, क्योंकि अगर मेमोरी पैटर्न को मिल गया वो तो विचार बन जाएगा, विचार बन गया तो फिर वो साइलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। विचार का होना वहाँ साइलेंस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये मन का मौन की बात है। तो मौन के अंदर तो मन का मौन के अंदर तो विचार का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी स्थिति की बात है। तो वहाँ ये बात समझना है कि अभी यहाँ इसके अंदर जब इनकमिंग इम्पल्स आता है तो वो मेमोरी पैटर्न को नहीं मिलता है, वहाँ वो ऊपर वाला जो लॉक है, वाल है, वो वहाँ बंद हो जाता है और जो इनकमिंग इम्पल्स आया वो दूसरे रास्ते से आगे की ओर चला जाता है। तो इसको हमें इस तरह साथ साथ में समझना पड़ता है शब्दों को भी। तो ये साइलेंस जो है वो 3B की स्थिति के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसकी यहाँ ये बात करते हैं। एंकर मीन्स टू स्टैंड स्टिल इन वाटर एंड नेविगेट नो मोर। अब जो एंकर जिस तरह पानी के अंदर डालते हैं, इसी तरह हमारा जो अभी मन की स्थिति कैसी है कि जैसे वो पानी के अंदर डाला हुआ है, यहाँ हमारे अंदर की जो स्थिति है वो ऐसी स्टैंड स्टिल की स्थिति बन जाएगी कि जहाँ कोई इम्पल्स वहाँ कोई काम ही नहीं करते, वहाँ कोई विचार नहीं बनता है। ऐसी स्टैंड स्टिल की एक जिसको स्तब्धता कह सकते हैं, स्तब्धता की स्थिति अंदर एक निर्माण होती है और कोई वहाँ कोई किसी प्रकार की नेविगेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट वहाँ नहीं है। तो ये एंकर का मतलब है, मतलब कि उसने वो एंकर कर दिया अपनी अवेयरनेस को हायर अवेयरनेस के साथ में, और हायर अवेयरनेस के अंदर जो चीज़ है अब वो धीरे धीरे करके उसके अंदर आ रही है। It is not merely to stop or break sharply to hold। अब ये इस तरह का नहीं है कि एकदम उसको कुछ अटका दिया, स्टॉप कर दिया या तोड़ दिया या कोई होल्ड के ऊपर, मतलब ऐसी कोई स्थिति हम एकदम सडनली निर्माण नहीं करते कि भाई ये जो ध्यान की प्रक्रिया के अंदर वो सहज रूप में जाते हैं और इस तरह एकदम शार्पली उसमें होल्ड की स्थिति नहीं बनती है। होल्ड माने कि एक मुकाम या विराम की स्थिति। ह्यूमन अवेयरनेस इज द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेन और द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट चित्त, दैट इज द न्यूरल प्रोसेस एंड मच हायर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस is the infinite intelligence and pure knowing of Chitti, the ever flowing through each one of us। अब यहाँ एक और गहरी बात बताइए कि क्या होता है उसके अंदर, हमारी अवेयरनेस, ह्यूमन अवेयरनेस किस तरह काम करती है और ये किस तरह हमारी अवेयरनेस बनती है, कहाँ से। तो पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर जो चित्ती जो आती है, तो चित्ती को वो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस और वो प्योर नोइंग है, वो हमारे अंदर आती है। और जो चित्ती है वो अपने आप में एक उच्च प्रकार की कॉन्शियसनेस है, उच्च
प्रकार की चेतना है। यहाँ कॉन्शियसनेस का अर्थ जो हमें करना है वो एक कॉन्शियसनेस मतलब कि चेतना है। ये कॉन्शियसनेस का एक अर्थ आत्म तत्व भी है और एक अर्थ मतलब चैतन्य और चेतना, ये दो अलग स्थित वस्तु है। चेतना जो है वो यूडीएम या चित्ती रिलेटेड है, और जो कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, चैतन्य जिसको कहते हैं, वो चैतन्य आत्मा रिलेटेड शब्द है। तो यहाँ चित्ती जो है वो जो चेतना है वो उसकी जो उच्च कक्षा है उसके साथ में हमारी जो मानव तंत्र में वो अंदर आती है और वो हमारे अंदर सजागता बन जाती है। तो वो उसकी जो अपनी अवेयरनेस है चित्ती की, या इसकी जो प्योर इंटेलिजेंस है, प्योर नोइंग है, वो सारी चीज़ जो है वो हमारे अंदर आती है। कब आती है कि जब वो हमारे ब्रेन के अंदर आती है और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती है और वहाँ जो न्यूरल प्रोसेस होती है उसके अंदर आती है, तब वो अवेयरनेस एक सेल्फ अवेयरनेस के रूप में हमारे अंदर काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चित्ती है वही और उसके जो लक्षण हैं वही हमारे अंदर आते हैं और वो सेल्फ अवेयरनेस के रूप में हमारे अंदर काम करते हैं। I hope you have read and quotations on Chitti and the notes of the last meeting. Chitti is the sole or only cause of existence of the three universes of Bhu, Bhuva and Swa. तो वो लास्ट मीटिंग में उन्होंने ये इसके कोटेशंस भी दिए थे चित्ती के ऊपर, और जो लास्ट टाइम हमने देखा था जो डिस्कोसिस 4 के अंदर जो है पूरा चित्ती सूत्र है, उसके ऊपर भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स में सब डिस्कस किया था। तो ये चित्ती सूत्र भी उन्होंने दिए है, वो भी हमें देखने चाहिए। और अल्टीमेट बात ये है कि ये जो पूरा जो ब्रह्मांड की रचना हुई है ये चित्ती शक्ति द्वारा ही हुई है, चाहे वो भूलोक है, भुवलोक है या स्वलोक है, और ये लोक और उनके अंदर की चीज़ है। यहाँ तक कि हमारा पूरा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, 3 प्रकार के शरीर है, 3 प्रकार के अंदर ब्रेन्स या मन है, वो सारी की सारी सिर्फ आत्मा को छोड़ के यहाँ भू भू स्व के अंदर जो भी कुछ है वो सब के सब जो है वो चित्ती से बना हुआ है। आत्मा चित्ती ने नहीं बनाया है, चित्ती वो आत्मा नहीं बना सकती और वो नहीं हो सकता। वो तो आत्मा तत्व है, वो तो चित्ती से भी ऊपर है, क्योंकि वो परमात्मा तत्व का डायरेक्ट अंश है। चित्ती भी परमात्मा से ही निकली हुई है, बनी हुई है, वो भी तप से ही आई हुई है, पर जो आत्मा तत्व है उसकी क्वालिटी है जो है वो सेम परमात्मा की है, परम तत्व की है, वो सेम क्वालिटी उसकी है। तो चित्ती से तावरिया जी कहते थे हमेशा कि हम तो भाई चित्ती से भी ऊपर है, क्योंकि चित्ती का जो डोमेन है, जबकि चित्ती जो है वो भू स्व के बाहर नहीं जा सकती, वहाँ उसका एक लिमिटेशन है। जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो भू स्व से बाहर भी निकल सकते हैं और बाहर चले जाते हैं, अपना जो सेलेसियल होम है वहाँ चले जाते हैं, जिसको जनलोक कहते हैं। तो हम चित्ती से भी ऊपर है, फिर भी हमें अभी तो जीना है, चित्ती के अंदर ही जीना है, और हमें जो मोक्ष प्राप्त करना है वो चित्ती के सहारे ही हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो चित्ती ये हमारे लिए सहयोगी है, जीवन जीने के लिए और मोक्ष के लिए, दोनों के लिए। द साइलेंस इज नॉट एन inert passive state nor psychism nor trance। अब साइलेंस क्या है? तो साइलेंस के अंदर की एक स्थिति जो ऐसी है कि जो कोई पैसिव स्टेट नहीं है। लोग क्या करते हैं कि ध्यान के अंदर पैसिव बन जाते हैं। साइलेंस मतलब कि ध्यान की स्थिति में इतने पैसिव हो जाते हैं, अंदर से एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मतलब कि अंदर की जो अवेयरनेस है वो भरपूर मात्रा में रहनी चाहिए, पर वो भी नहीं होती है, और एक जैसे पैसिव स्टेट में निष्क्रिय अवस्था के अंदर जैसे चले गए हो, निषेधात्मक कोई स्थिति बन गई हो, इस तरह की स्थिति लोग जैसे कि मेडिटेशन में बना लेते हैं, वो गलत है। नॉर साइकिज्म मतलब कि कोई ये चैतसिकवाद भी नहीं है कि जिसके अंदर कोई हमारे जो चैतसिक शक्तियाँ हैं उसके ऊपर हम कुछ काम करते या कुछ साइकिक पावर्स या साइकिक चीज़ें कुछ डेवलप करते, ऐसा भी कुछ ये साइलेंस के अंदर नहीं होता है। न कोई ये ट्रांस है,
अब ये शब्द बहुत यूज होता है अध्यात्म के अंदर, तंत्र के अंदर, हर चीज़ों के अंदर ट्रांस, और ट्रांस को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। और ट्रांस को एक समाधि का अर्थ में भी लिया जाता है। तो वो कोई वहाँ जो है साइलेंस जो है वो कोई ऐसी ट्रांस की स्थिति भी नहीं है। नॉर्मली ट्रांस का अर्थ यहाँ एक बेहोशी या मूर्छा की स्थिति जो होती है वो स्थिति, वो कोई साइलेंस के अंदर इस तरह का ट्रांस नहीं होता है। लोगों को एक जैसे कि नशा चढ़ता है, आँख से बंद करके बैठते हैं और एक जैसे नशे में इस तरह आ जाते हैं तो लगता है कि एक ट्रांस की स्थिति निर्माण हो गई, पर ये कोई सच्चे मेडिटेशन या साइलेंस में ऐसा होता नहीं है। इट इज़ ल्यूसिड वर्क ऑफ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ल्यूसिड वर्क तो एकदम स्पष्ट काम अंदर होता है। जो ध्यान होता है या जो इस तरह की साइलेंस होता है उसके अंदर एक ल्यूसिड वर्क उस समय होता है, और वो हायर स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है। हायर स्पिरिचुअल एक्टिविटी का ल्यूसिड वर्क होता है। इन द गीता लॉर्ड कृष्ण सेज, ही हु कैन सी इन एक्शन and action in inaction is the wisest man। तो ये गीता का कोटेशन बहुत गहरा है और इसके ऊपर बहुत हमेशा चर्चा होती है कि ये किस तरह हो सकता है। कि यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रवृत्ति के अंदर निवृत्ति को देखता है और निवृत्ति के अंदर प्रवृत्ति देखता है वो वाइज व्यक्ति है, माने कि ज्ञानी व्यक्ति या दापन वाली व्यक्ति कहते हैं इस तरह की। तो ये किस तरह ये होता होगा कि भाई प्रवृत्ति के अंदर निवृत्ति और निवृत्ति के अंदर प्रवृत्ति। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति यहाँ उस स्टेज के ऊपर पहुँची है कि उसका शरीर प्रवृत्ति करेगा पर उसका मन जो है वो निवृत्त स्थिति के अंदर रहेगा। तो अभी फिजिकल एक्शन है पर माइंड का जो है वो इन एक्शन की स्थिति है। तो इस तरह मन से वो इस तरह की स्थिति में होता है कि शरीर प्रवृत्ति करता है और मन निवृत्ति की स्थिति में। और दूसरी भी है कि एक्शन इन एक्शन, कि वो फिजिकली कोई कर्म नहीं करता है पर वो सूक्ष्म स्तर के ऊपर काम करता है। जैसे बहुत सारे महात्मा लोग होते हैं वो दूसरों को मदद जब करते हैं तो वो सूक्ष्म स्तर के ऊपर करते हैं, वो उसका सूक्ष्म कार्य होता है। तो वो फिजिकली कोई एक्शन वहाँ नहीं है, वो इन एक्शन की स्थिति है, फिर भी वहाँ एक्शन होता है। तो ये मन की स्थिति है या फिर उसके मन से ऊपर की जो उन लोगों की स्थिति है, ऐसी स्थिति ये 3B की स्थिति का यहाँ जो इन्होंने रेफरेंस क्यों दिया है कि ये यहाँ 3B की स्थिति की बात कर रहा है। तो ये 3B की वाले की स्थिति ऐसी होती है कि जो एक्शन के अंदर इन एक्शन और इन एक्शन के अंदर एक्शन को देखता है और अनुभव भी करता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं। यहाँ समय एग्जैक्ट हो गया है तो रुकते हैं। और आज का मेरे हिसाब से पेपर बहुत इम्पोर्टेंट था और अभी बहुत गहरी बातें आने वाली हैं, तो इसको हम शांति से पढ़ेंगे। बहुत काफ़ी लंबा पेपर है, 4-5 मीटिंग तो इसके अंदर हो जाएगी। तो देखते हैं आगे। पर आप साथ में रहना, पढ़ते रहना और जितना हो सके इतना एक्सपीरियंस भी करते रहो। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, थोड़ा समय है। हरिओम सर। हाँ हरिओम। हाँ आओ कैसी भाई। हाँ बोलिए, और किसी को प्रश्न है? सर मुझे ये पूछना है कि हाँ जैसे सेक्शन 1 में तो कहते हैं IESM का तो काम ही यही है पिक्चर फॉर्मिंग करना, और हम ये कहते हैं कि भी ये जो इम्पल्सेस आती हैं उनको मेमोरी से मिलने नहीं देना। तो ये दोनों चीजें मतलब कैसे है? नहीं, ये जो मेमोरी को मिलने नहीं देना वो स्थिति 3B की है। जब इनकमिंग इम्पल्स, वो तो पहली बात तो ये है कि साधना करके हमें जो वाल है सुषुम्ना के ऊपर और नीचे का, उसके ऊपर कंट्रोल लेना पड़ता है। तो उसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। अभी तो हमारा एक ही वाल खुला है, ऊपर का वाल खुला है, नीचे का सुषुम्ना का वाल बंद है। इसीलिए हमारा इम्पल्स जो है वो हमेशा ईडा और पिंगला से ही ट्रैवल करके मेमोरी तक पहुंचता है
और वो मेमोरी के साथ में मिलता है और विचार बनते हैं। तो पहली साधना तो हमें ये करनी पड़ती है कि किस तरह हमारा नीचे का वाल भी खुल जाए, क्योंकि ये टू वे स्विच जैसा है, तो नीचे का वाल खुलेगा तभी ऊपर का वाल बंद होगा, और वो जब ऊपर का वाल बंद होगा तो मेमोरी के अंदर ये जो इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी के अंदर नहीं जा पाएगा और विचार नहीं बनेगा। तो ये इस तरह हमें काम करना है। वो 3B की स्थिति बन जाती है कि जब हमारा इनकमिंग इम्पल्स जो है वो अभी ब्रेन में जा नहीं पाता है, तो उससे पहले तो हमें काफ़ी काम करना पड़ता है। ठीक है, समझ में? ये जो गायत्री मंत्र है, हाँ। मीनिंग कहीं पे मुझे बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन मिल सकता है, इसका मतलब क्या है? गायत्री मंत्र के ऊपर तो बहुत सारे ये लेक्चर्स हमारे भी ये इसमें भी है, मेरे अपने यूट्यूब के ऊपर है, और हमारे जो राजन भाई वकील हैं उन्होंने भी कई बार गायत्री मंत्र के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, तो वो आप सुनना, उसमें डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। वो लिखा हो तो सब होता है, पर वो हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ करते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ बाहर का पढ़ोगे तो और कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। तावर ये इससे रिलेटेड देखा तो देखा, ठीक है ना? हाँ, नहीं, अगर सिंपल बात समझनी है तो इतनी है कि तावरिया जी जो है वो गायत्री को एक माँ का रूप देते थे, और वो बस इतना ही समझो कि हमें जो जप करना है, तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को किस तरह पुकारता है, इस तरह गायत्री को पुकारना है। वो कोई देवी नहीं है, वो परम तत्व जिसको हम भगवान परमात्मा जिसको कहते हैं, वो परमात्मा ही खुद गायत्री है। वो चाहे दूसरे शास्त्रों में दूसरी जगह पर उसके अलग अलग अर्थ, कई जगह उसको देवी बताई है, कई जगह और बताया है, तो ये सब अभी छोड़ दो। एक सिंपल बात ये रखो कि हम जो गायत्री करते हैं वो परम तत्व का एक आह्वान है, और उसको हम याद करते हैं। तो इतने भाव से, जैसे बच्चा माँ को याद करता है तो कैसे याद करता है, इस भाव से खाली करो, इतना काफ़ी है, और कोई अर्थ नहीं समझोगे तो भी चलेगा। भाव इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्थ के बदले में। ठीक है, ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर, हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि आप कितने टाइम से साधना कर रहे हैं और आप कौन से स्टेज में है सर? 3B 3C ऐसे, मतलब मैं जो अगर अपना बताऊंगा तो वो गलत ही होगा। कोई व्यक्ति अपना ये नहीं कर सकता है, बोलना तो नहीं है इसमें तो पहली बात तो ये है कि कोई व्यक्ति अपना जब कहता है तो वो तो एकदम स्पिरिचुअली गलत होता है। वो खाली ये अपनी सेल्फ का यही होता है, सेल्फ प्रोजेक्शन होता है। तो ये सवाल भी कभी किसी को मत पूछना, क्योंकि इससे कोई नहीं, वो क्यूरियोसिटी काम की नहीं है। हमें तो अपने ऊपर काम करना है, और हम सब साधक है। मैं भी कोई इतना कोई आगे बढ़ गया ऐसा नहीं हूँ। थोड़ा तावरिया जी के साथ रहा हूँ तो सारी चीज़ें समझता हूँ और अपने हिसाब से प्रयत्न करता रहता हूँ। अब हम सभी एक ही तालाब में तैरने वाले हैं, कोई इसमें से बाहर निकला नहीं है, तो वो कोई सवाल नहीं है। बस खाली काम करते जाओ अपने ऊपर, और धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर मेरे इसमें ना थोड़ा साधना में ना थोड़ा ऐसे, वो जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो रुकावट आती है, तो वैसे वो रुकावट आ गई थोड़ा, मतलब थोड़ा कुछ ऐसे, थोड़ा मन थोड़ा वो हो गया। तो मैं वही सोच रही थी, थोड़ा मतलब कैसे वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, फिर एकदम से इसे स्टॉप आ गया। तो मुझे वो नहीं समझ में आया कि अचानक से क्यों ऐसे हो गया। ये होता है इसमें इच्छा नहीं हो रही है करने की, ऐसे हो रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं। वो प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस से लेके साइकिक इन्फ्लुएंस, फिजिकल इन्फ्लुएंस, बहुत सारी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर काम करती है। तो ऐसा होता है। अभी आप फिर से प्रयत्न करो और उसके रिलेटेड जो करते हैं वही चीज़ को बार बार पढ़ो। जैसे कि अभी तावरिया जी के सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ लेके फिर से पढ़ो, और उसके अंदर थोड़ा डीप में जाओ तो आपके अंदर फिर से एक जो फोर्स आ जाएगा। ये एक इंटरवल आता है, इसमें से हमें उभरना पड़ता है। या फिर जो ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके साथ में कोई नज़दीक में साधना करने वाले हैं, तो साथ में मिलके साधना करो, प्रैक्टिस करो, हफ्ते में 1-2 बार मिलो, डिस्कस करो। ये सब करोगे तो बहुत जल्दी बाहर निकल आओगे।
यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई? जी सर, थोड़ा चित्ती और चित्त का मुझे अंतर समझना था सर। वो चित्ती हमारे अंदर आती, चित्ती जो है वो इन्फिनाइट है। जब वो भूभुव स्व के अंदर जो फैली हुई है, जो शक्ति है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, वो शक्ति है परम शक्ति, परमेश्वरी इसको कहा जाता है। वो परमेश्वरी है, वो चित्ती है, और वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर आती है। हम सिर्फ मनुष्य के अंदर नहीं, पर जो भी जीव है, मतलब पशु पक्षी यहाँ तक वनस्पति, सबके अंदर चित्ती अलग अलग रूप में, अलग अलग इसके अंदर आती है। उसकी जो उसकी इंटेंसिटी या उसके जो मात्रा का है, वो मात्रा में आती है। तो हमारे अंदर जो आती है, जब वो चित्ती शक्ति अंदर आती है, तो वो चित्त बन जाता है, और वो चित्त से ही हमारा ब्रेन की एक्टिविटी जो निर्माण होती है, वो चित्त से होती है। हम जीते हैं चित्त से जीते हैं, मन से जीते हैं, इसलिए तो हमें मनुष्य कहा गया है, मानव कहा गया है, क्योंकि हम मन से जीते हैं। या तो मन और चित्त क्या है कि वो चित्ती अंदर आई, और वो एक लिमिटेड फॉर्म में अंदर आती है, क्योंकि वो बाहर इन्फिनाइट है, पर फाइनाइट फॉर्म में अंदर आती है, और जो काम करती है, तो वो फिर चित्त बन जाता है। इतना ही अंतर है, ठीक है। और फिर मन सर, चित्त और मन, चित्त और मन एक ही है। ये अलग अलग जो है वो सिस्टम के अंदर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पर योग के अंदर चित्त और मन एक ही है। चित्त कहो या मन कहो, वो एक ही है। जो एनर्जी अंदर आती है, वो उसको तवैया जी मन कहते हैं या चित्त कहते हैं। जो चित्ती अंदर आई, वो चित्त है या मन है, ठीक है। जी जी, मतलब ये लिमिटेड हो गया, वो हमारे पास चित्ती के रूप में आया। आप अपने मन और चित्त के द्वारा चित्ती पर थोड़ा ये काम करना है। हाँ, अब जब हम 3B के स्टेज के ऊपर जाते हैं, तो फिर से उसके साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो ही चित्ती जो है, वो शुद्ध स्वरूप के अंदर हमारे अंदर फिर आती हैं। तो हम फिर चित्ती जैसे ही हो जाते हैं उस स्थिति के अंदर, 3B के अंदर, बराबर। अच्छा, जी जी सर, ओके, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।